जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी जो भी पिछली क्लासेस छूटी हुई हैं उन्हें फॉलो कर रहे होंगे साथियों। क्योंकि इसके पहले भी मैंने साथियों 2 क्लासेस ऑलरेडी आप सभी को दे रखी हैं जो कि मैथ्स की हैं। आपका पहला चैप्टर मैथ्स के अंदर जो कि है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, और दूसरा चैप्टर जो कि है इंडिसेस एंड सर्ट्स, दोनों के ही हमने डिटेल जो सॉल्यूशन है वो करा रखे हैं। उनकी वीडियोस अगर आपने मिस कर दी है तो उसे आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा साथियों। अब हम लोग आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में मेजरमेंट एंड डायमेंशन जो कि आपका फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है उसको कवर करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों के पास आपको पता है कि टाइम साथियों बहुत ज्यादा है, तो हम अगर पर डे एक चैप्टर भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो फॉर्म आने के पहले पहले तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। और जब हम अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके होंगे फिर हमें रिवीजन करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हम चीजों को इत्मीनान से करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि हम एक बार जो पढ़ेंगे वो तो आपका पूरा सिलेबस का पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, लेकिन साथ में ही हम आपको एक पर चैप्टर का अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जो कि 2025 तक के आए हुए प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और उन्हीं पैटर्न पर आधारित आगे के एग्जाम में यानी 2026 के, चाहे वो आईआरटी प्रवेश परीक्षा हो चाहे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा हो, में आने वाले जो प्रश्न होंगे वो कहीं ना कहीं वहीं से निकल करके आएंगे। पैटर्न सेम होता है, नंबर्स बदल दिए जाते हैं, कंसेप्ट सेम होता है, नंबर्स बदल दिए जाते हैं। तो आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस पे फोकस करना है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं तो हम परीक्षा में गलती करते हैं, और गलती करते हैं तो हमारे नंबर कम होते हैं, और नंबर कम होते हैं तो हमारा रैंक खराब आता है, और फिर हमें अपना मनपसंद का मनचाहा सीट नहीं मिल पाता है साथियों। तो आप लॉजिक को समझ रहे होंगे उम्मीद करता हूं, और मैं ऐसे ही आपको जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके एग्जाम के लिए उसको मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। आइए अब हम आज के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपना जो ये चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारा जो ये चैप्टर है वो है आपका मापन एवं बीमा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट एंड डायमेंशन कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। ठीक है, मेजरमेंट एंड डायमेंशन इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसके विषय में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं साथियों। देखिए साथियों, मेजरमेंट एंड डायमेंशन के अंदर जैसा कि आपको पता है कि एक चैप्टर तो आपका मेजरमेंट है, लेकिन अगर आप किताबों में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेजरमेंट है वही सिर्फ आपको दिया गया है, मापन नहीं दिया गया, मापन यानी डायमेंशंस नहीं दिए गए हैं। लेकिन साथियों आपकी परीक्षा में डायमेंशन भी पूछे जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे और आसान। तो लेकिन उन आसान डायमेंशन यानी बीमाओं को भी करने के लिए हमें डायमेंशन निकालना आना चाहिए। अगर हमें डायमेंशन निकालना आता रहेगा तो हम डायमेंशन निकाल लेंगे और अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे पाएंगे। अगर हमें डायमेंशन निकालना नहीं आ रहा होगा तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें ये भी पढ़ना होगा, और ये हमारी तरफ से जो चैप्टर है इसमें ऐड करके दिया जाता है। ठीक है, बाकी आपकी किताब में ये चीज मैं पहले स्पष्ट बता दे रहा हूं, सिर्फ मापन यानी कि मेजरमेंट आपका चैप्टर का नाम होने वाला है। ठीक है, चलिए साथियों, अगर हम मापन की बात करें, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। देखिए मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे हमने किसी व्यक्ति को 2 बाल्टी गेहूं दिया, उसने भी हमें 2 बाल्टी गेहूं दिया, लेकिन हमने 20 किलो वाले में दिया, उसने 10 किलो वाले में दिया। तो यहां पर इस फर्क को खत्म करने के लिए हमने मेजरमेंट सिस्टम लाया। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मेजरमेंट सिस्टम लाया, क्योंकि उनके पड़ोसी ने गद्दारी कर दी। उन्होंने 20 किलो वाले बाल्टी से 2 बाल्टी गेहूं दिया, 40 किलो दिया, मैं एक बात कह रहा हूं, और पड़ोसी ने 10 केजी वाले बाल्टी से 2 बाल्टी दिया कि भाई साहब आपने 2 बाल्टी में गेहूं दिया था, हमने भी आपको 2 बाल्टी दे दी, कहानी खत्म कर दी। तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए मेजरमेंट लाया गया। समझ में आया नहीं कि एक स्टैंडर्ड वैल्यूज लाई गई जो कि पूरे विश्व भर में चलेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और भी चीजें हैं ये। ठीक है, लेकिन अगर हम मापन की बात करें तो मापन होता क्या है। जैसे अगर आप दुकान पे जाते हो तो आप क्या कहते हो कि भैया मुझे 10 किलोग्राम आलू दे दीजिए, है ना, मुझे भैया 500 ग्राम दाल दे दीजिए, 500 ग्राम चावल दे दीजिए। तो ये क्या है, यहाँ पर 10 क्या है,
और किलोग्राम क्या है। तो आपका जो मापन है साथियों वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा होता है आपका यूनिट, है ना। दूसरा क्या होता है, यूनिट होता है। यानी आपका जो मेजरमेंट है, जो आपका मापन है साथियों, वो दो चीजों से मिलकर के बन रहा है ना। हमारी इन लिखी हुई बातों पे मतलब जो लिखा गया है इस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा, आप बस हमारी शब्दों पे, हमारी बातों पे ध्यान दीजिए, आपको सारा चैप्टर आ जाएगा बिल्कुल बिना टेंशन लिए, बिना प्रेशर लिए, ठीक है। तो मापन हमारे पास क्या है, आंकिक मान है, हमारे पास क्या है, आंकिक मान है, और गुणे मात्रक है, क्या है, मात्रक है। तो दो चीजों से मिलकर के हमारा मापन जो है साथियों बना हुआ है, ठीक है। एक है आपका आंकिक मान और दूसरा है आपका मात्रक। आंकिक मान क्या बताता है, ये परिमाण को प्रदर्शित करता है कि जो मात्रक है वो कितनी बार उस मापन में सम्मिलित किया गया है। जैसे यहां पर आपका 10 किलोग्राम में 10 दिखा रहा है कि किलोग्राम जो है कितनी बार, किलोग्राम आपका 10 बार सम्मिलित किया गया है, किलोग्राम 10 बार सम्मिलित किया गया है, यानी कि किलोग्राम को 10 बार लिखा गया या 10 बार 1-1 केजी नापा गया है, तो वो 10 किलोग्राम हो गया है। किलोग्राम क्या है आपकी यहाँ पे यूनिट हो जाएगी, मात्रक हो जाएगी। मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मात्रक का नाम, राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो जैसे हम ग्राम, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर, फुट, फीट इसमें मेजर करते हैं ना, ठीक है। तो इसके बगल में जो भी नंबर्स होते हैं वो दिखाता है कि वो यूनिट उस मेजरमेंट में कितनी बार सम्मिलित हुआ है, ये होता है हमारा मापन, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। देखिए साथियों, इसमें एक चीज लिखी हुई है कि जो मात्रक होता है वो आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ये यूनिट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर आप रिलेशन बनाओगे तो आप कहोगे कि सर ये रिलेशन जो आपने बोला वो रिलेशन के हिसाब से ये जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये लिखा गया है सर आपके अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल इसका क्या मतलब है इसको आप समझा दीजिए। देखिए साथियों, आपको पता है कि हमारे पास क्या है, 1000 ग्राम दाल है, क्या है, दाल है। हम इसे और भी तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे ये यूनिट क्या है, छोटी है, ये यूनिट छोटी है। अगर हम यूनिट को बढ़ाएं तो यहां पर इस नियम के अनुसार या इस रिश्ते के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपका जैसे ही हम यूनिट बढ़ाएंगे यहां पर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगा। हमारी बात को समझिएगा गौर से कि जैसे ही आप यूनिट को बढ़ाएंगे यहां पर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप ग्राम को किलोग्राम में करेंगे साथियों, आपने जैसे ही ग्राम की जगह पे किलोग्राम लिखा तो आप पाएंगे कि जहां आपने 1000 ग्राम लिखा था वो तुरंत आपका 1 किलोग्राम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, मतलब कि जैसे ही आपने ग्राम को किलोग्राम, यानी यूनिट छोटी थी, यूनिट को बड़ा किया, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो गया, यानी 1000 जो है बराबर हो गया 1 के, अगर ग्राम हो जाएगा, आप ग्राम को आप बदल दे रहे हैं किलोग्राम में। यही आपका दिखाना चाहता है कि जैसे ही हम यूनिट को बड़ा करते जाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती जाती हैं, क्योंकि बड़े यूनिट्स में छोटे जो यूनिट्स होते हैं उनकी मात्राएं हम लोग लिखते हैं। जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना। समझ में आ रही है बात। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ रहे होंगे कि जैसे ही यूनिट बढ़ेगी न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगी, या न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे आप बढ़ाओगे तो यूनिट आपकी घट जाएगी। जैसे 1 के बजाय अगर सेम चीज की वैल्यू अगर 1000 में लिखना चाहते हो आप, तो 1 किलोग्राम की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1000 ग्राम। नंबर आपने बढ़ा दिया लेकिन यूनिट आपने घटा दिया, आपने यूनिट क्या किया, घटा दिया साथियों, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वांटिटीज एंड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है आपका क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। देखिएगा साथियों, हमें राशियां और उनके मात्रक के विषय में पढ़ना है। सबसे पहले तो राशियां कितने प्रकार की होती हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि मात्रक उनके कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली आपको दो टाइप के पढ़ाए जाते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, यानी व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक साथियों, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर 3 राशियां और उनके मात्रक पढ़ने हैं।
कौन कौन से? मूल राशियां और मूल मात्रक, पूरक राशियां और पूरक मात्रक, व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। समझ में आ गई ये बात? चलिए अब देखिएगा मूल राशियां क्या होती हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसे हम लोग समझ लेते हैं साथियों फटाफट से। तो ऐसे सभी भौतिक राशियां, ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो हमारी क्या हो जाती हैं? मूल राशियां, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इनकी संख्या कितनी होती है? तो ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है साथियों कि इनकी संख्या कितनी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज की? तो 7 होती हैं। ये 7 हैं, मूल राशियां 7 हैं। और कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनकी यूनिट्स को ही, यानी कि मूल राशियों के जो मात्रक हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, है ना। यानी कि ऐसे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर डिपेंड नहीं करते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए लंबाई का आपका क्या आ जाता है यहाँ पे? मूल मात्रक की अगर बात करें तो लंबाई के लिए आपका आ जाता है मीटर। ठीक है, हाईलाइट करते चलते हैं, लंबाई का मीटर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान का किलोग्राम आ जाता है, समय का सेकंड आ जाता है, ताप केल्विन आ जाता है ना, या ज्योति तीव्रता का कैंडिला आ जाता है, विद्युत धारा का एम्पियर आ जाता है और पदार्थ की मात्रा का मोल आ जाता है। ठीक है, पूरक राशियां ऐसी सभी राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन उनके विमाएं नहीं होती, डायमेंशन नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पूरक राशियां कहते हैं, इन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी साथियों कहते हैं। और इनकी यूनिट्स को हम लोग पूरक मात्रक कह देते हैं साथियों। अब ये पूरक राशियां कौन कौन सी हैं? तलीय कोण और घन कोण। इंग्लिश में इसे, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो आपके क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यानी पूरक राशियां होती हैं। और इनके मात्रकों को हम लोग पूरक मात्रक कहते हैं, जो कि है रेडियन आपका प्लेन एंगल का यानी तलीय कोण का, और स्टीरेडियन है आपका घन कोण का यानी कि सॉलिड एंगल का है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साथियों किसकी? व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रकों की। तो ऐसी सभी राशियां, भौतिक राशियां जो मूल मात्रकों, मूल राशियों की मदद से, दोबारा से मैं बता रहा हूं, माफ कीजिएगा, ऐसी सभी राशियां, भौतिक राशियां जिन्हें हम मूल राशियों की मदद से लिखते हैं वो सभी आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और ऐसे सभी मात्रक जो हम मूल मात्रकों के पदों में या उनकी सहायता से लिखते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जिन भी राशियों को और मात्रक को लिखने के लिए हमें मूल राशियों और मात्रकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो व्युत्पन्न हो जाते हैं, डिराइव्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको डिराइव किया गया है, निकाला गया है। कहां से? मूल से, यानी कि फंडामेंटल से हमने उन्हें निकाला है, फंडामेंटल से हमने उन्हें निकाला है। ठीक है, आइए साथियों इनके हम लोग एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि व्युत्पन्न राशियों और उनके मात्रक के एग्जाम्पल क्या है। तो व्युत्पन्न राशियां जैसे हमने यहाँ पर देखा क्या है? क्षेत्रफल है। हमने देखा कि क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है, या आयतन है, या दाब है, या चाल है। जिनके अगर मात्रक की बात करें तो क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद आयतन की बात करोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कैसे व्युत्पन्न है, देखिए समझिए, जैसे अगर हम क्षेत्रफल यानी एरिया की बात कर रहे हैं, समझिएगा, अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं साथियों तो एरिया बराबर क्या हो जाता है? एरिया बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? लंबाई गुणे लंबाई कर रहे हैं, और लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर इंटू मीटर, क्या निकल के आ गया? मीटर स्क्वायर। तो हमने लंबाई और गुणे लंबाई लिखा एरिया को लिखने के लिए, यानी
हमने एरिया को लिखने के लिए मदद किसकी ली? मूल राशियों की मदद ली, और मूल राशियों के मात्रक की मदद से हमने मीटर स्क्वायर निकाला, जो कि एरिया का यूनिट है। और ये किसकी मदद से निकला? हमने मूल मात्रकों की मदद से लिखा, तो इसलिए ये व्युत्पन्न मात्रक मीटर स्क्वायर, और लंबाई गुणे चौड़ाई आपका क्या हो गया एक तरीके से, यहाँ पे आपका लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल निकल रहा है। क्षेत्रफल आपका एक यहाँ पे व्युत्पन्न राशि हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर देखते हैं क्या है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सभी प्रकार की भौतिक राशियों के मूलभूत और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों का जो सेट होता है, जो समुच्चय होता है, वो मात्रकों की पद्धति कहलाता है ना। यानी कि जो भी मूलभूत यानी फंडामेंटल हैं और जो डिराइव्ड हैं, दोनों प्रकार के मात्रकों को मिलाकर जो भी सेट बनाते हैं हम, वो सेट जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाती हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल में सीजीएस आपने सुना होगा, एमकेएस सुना होगा, एफपीएस सुना होगा और एसआई पद्धति सुना होगा। ये सारे ही पद्धतियों को हमें पढ़ना है साथियों, सारे ही पद्धति आपके एग्जाम में है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीजीएस पद्धति यानी कि आपकी सीजीएस सिस्टम के विषय में। सीजीएस पद्धति को हम लोग गॉसीय पद्धति भी कहते हैं, और इसमें आपका जो जैसा कि नाम से स्पष्ट है सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। सीजीएस का मतलब क्या निकल के आता है यहाँ पे साथियों, मैं लिख दे रहा हूं साथ साथ में। यहाँ पर सीजीएस में सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड निकल करके आता है साथियों। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लंबाई को सेंटीमीटर, वजन को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाएगा इसमें सीजीएस पद्धति के अंदर, और इसे हम गॉसीय पद्धति कहते हैं। अगला जो सिस्टम है साथियों वो आपका एमकेएस सिस्टम आता है। एमकेएस सिस्टम को हम लोग जॉर्जीय पद्धति भी कहते हैं। जॉर्जी पद्धति या फिर हम लोग एमकेएस सिस्टम के अंदर लंबाई को मीटर के अंदर, वजन को किलोग्राम के अंदर और समय को सेकंड के अंदर हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, एफपीएस सिस्टम आपका थर्ड सिस्टम आ जाता है, जिसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी हम लोग कहते हैं इसे। कौन सा सिस्टम? तो ब्रिटिश सिस्टम भी हम लोग इसे साथियों कहते हैं। देखिए ब्रिटिश सिस्टम के अंदर जैसा कि आपने देखा कि एफपीएस है, एफ का मतलब हो गया फुट और पी का मतलब हो गया पाउंड और एस का मतलब पहले की तरह ही सेकंड है। यानी कि हमने यहाँ पर फुट में दूरी को, पाउंड में वजन को और समय को सेकंड में मेजर किया है एफपीएस सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसके बाद साथियों आ जाता है आपका एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के अंदर जो कि हमारा अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, इसमें संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति, इसे हम लोग आधुनिक एमकेएस पद्धति यानी कि मॉडर्न एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं साथियों। यानी ये एक प्रकार से आपका मॉडर्न एमकेएस सिस्टम भी आपका है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमें जैसा कि हमने देखा कि 7 क्या है हमारी मूल राशियां हैं और उनके 7 मूल मात्रक हैं। ये आपको नंबर याद रखना है, साथ में ही इनको सबको याद रखना है। पहला याद रखिएगा लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा वैद्युत धारा और पांचवा ताप, छठवां ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। यहाँ पर कुल 7 आपको क्या दिख रहे हैं? 7 आपको मूल राशियां दिख रही हैं और उनके 7 मूल मात्रक दिए गए हैं। तो लंबाई का मात्रक आपका मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, वैद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है साथियों, और यहाँ पर उसकी संक्षिप्तियां देखी गई हैं कैसे आपका प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे मीटर को मीटर, फिर किलोग्राम को केजी से दिखाया जाएगा, समय के सेकंड को एस से, फिर धारा के एम्पियर को ए से, फिर केल्विन को के से, कैंडिला को सीडी से और पदार्थ की मात्रा को मोल से हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हमें यूनिट ऑफ लेंथ, द्रव्यमान के मात्रक और समय के अलग अलग मात्रकों को पढ़ना है। इन सभी को पढ़ने से पहले एक बार आप यहाँ पर क्या प्रत्यय और 10 की घात को समझ लेंगे। प्रत्यय और 10 की घात को समझ लेंगे, यानी कि आपका यहाँ पर जो भी वर्ड यूज होता है उसके अकॉर्डिंग 10 की कितनी पावर बढ़ जाती है इसको आप लोग समझेंगे, है ना। अगर हम प्लस की ओर चलेंगे यानी प्लस में चलेंगे किसी भी, चाहे वो समय में, चाहे वो द्रव्यमान में, चाहे वो दूरी में चलेंगे, है ना, तो वहां पर क्या होगा साथियों, वहां पर प्रत्यय के अनुसार 10 की पावर चेंज होती रहेगी, है ना।
कैसे चेंज होगी? जैसे अगर आपने सुना होगा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, आपने सुना होगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो है 10 की पावर चेंज हो जाती है। याद कैसे होगा? अब देखिए साथियों, कैसे हम लोग इसे याद कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग 1 2 3 नंबर तक ऐसे चलते हैं, सिंपली 1 2 3 गिनती चलती है। माइनस वाले में भी सेम चलता है, -1 -2 -3, है ना। यहां से कहानी चेंज हो जाती है। यहां से 3 के बाद सीधे 6 आता है, यानी +3 होता है। 6 के बाद सीधे 9 +3 होता है। 9 के बाद सीधे 12 +3 होता है। 12 के बाद सीधे +3 होता है, 15 आता है 10 की पावर। और यहां 15 से सीधे 18 +3 होता है, यानी कि 3 के बाद सब में 3 जुड़ते चला जाएगा, है ना। और आपको क्रम याद रखना है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है। यानी 10 के मतलब एक्सा लिखा गया है, इसका मतलब है 10 की पावर 18 के बारे में बताया जा रहा है। पेटा लिखा हुआ है मतलब 10 की घात 15 के बारे में बताया जा रहा है। टेरा लिखा हुआ है मतलब 10 की पावर 12 के बारे में बताया जा रहा है। गीगा लिखा है 10 की पावर 9 के बारे में बताया जा रहा है। मेगा का मतलब 10 की पावर 6, किलो का मतलब 10 की पावर 3, हेक्टो का मतलब 10 की पावर 2 और डेका का मतलब 10 की पावर 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से डेसी, सेंटी, मिली तक 1 2 3 की गिनती चलेगी। इसके बाद यहाँ पर -3 जुड़ते जाएगा, -3 जुड़ते जाएगा, -3 जुड़ते जाएगा, -3 जुड़ते जाएगा, -3 जुड़ते जाएगा। यानी कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो सारे 3 के डिफरेंस है 10 की पावर में। मतलब डेसी लिखा है इसका मतलब 10 की पावर -1 होगा। सेंटी लिखा है तो 10 की पावर -2 होगा। मिली लिखा है तो 10 की पावर -3 होगा। और माइक्रो लिखा है तो 10 की पावर -6 होगा। अगर नैनो है तो 10 की पावर -9, पिको है तो 10 की पावर -12 और फेम्टो है तो 10 की पावर -15 और एटो है तो 10 की पावर -18। फेम्टो इंपॉर्टेंट है, एटो याद इंपॉर्टेंट है। फेम्टो को हम लोग फर्मी भी कह देते हैं, फर्मी से भी ये पूछ लेता है कभी कभी और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर -15 होता है। ये समझ में आ गया। अब यही इसी चीजों को आपका एक्स्ट्रा एक आध चीजें हैं, बाकी यहाँ पर वही सारी सेम चीजें लिखी हुई हैं। जैसे एंगस्ट्रॉम एक अलग चीज लिखा हुआ है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर याद रखेंगे आप 10 की पावर -10 मीटर होता है साथियों, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमने आपको बताया, हमने जीगा, मेगा, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो बताया, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। हमने बताया कि माइक्रो होगा तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। हमने कहा कि नैनो होगा तो 10 की पावर -9 आ जाएगा। तो नैनो हटा करके 10 की पावर -9 और बगल में मीटर लिखा है तो मीटर लिख दिया गया है। माइक्रो है तो माइक्रो के लिए 10 की पावर -6 उसके बगल में मीटर लिख दिया गया है। मिली मीटर है तो मिली के लिए 10 की पावर -3 बगल में मीटर लिख दिया गया है। सेंटी है तो सेंटी के लिए 10 की पावर -2 और बगल में मीटर लिख दिया गया है। मेगा है तो मेगा के लिए 10 की पावर 6 उसके बाद बगल में मीटर लिख दिया गया है। जीगा के लिए 10 की पावर 9 और बगल में मीटर लिख दिया गया है। ये याद रखना पड़ेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर होता है, जिसे हम लगभग 10 की पावर 16 मीटर समझते हैं या फिर 10 की पावर 13 किलोमीटर भी हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, एक टेरोमीटर बराबर 10 की पावर 12 मीटर हो जाएगा या 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर हो जाएगा। एक माइक्रोग्राम, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, मिली का मतलब 10 की पावर -3, ग्राम के लिए आपका यहाँ पर 10 की पावर -3 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। एक क्विंटल बराबर याद रखिएगा 100 किलोग्राम हम लोग लिखते हैं इसको। एक मीट्रिक टन बराबर 10 की पावर 3 किलोग्राम लिखते हैं। एक पीको सेकंड बराबर 10 की पावर -12 सेकंड हो जाता है। एक नैनो मतलब 10 की पावर -9 आ जाएगा। माइक्रो 10 की पावर -6 और मिली होगा तो 10 की पावर -3। बाकी लास्ट में जो भी यूनिट्स होंगी वो एज इट इज लग जाएंगे, ठीक है। प्रत्यय समझ में आ गया आपको। हमने अभी भी जस्ट बताया कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर आपका होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा, बहुत बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। अब आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है साथियों वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर आपके सिलेबस में है, स्क्रू गेज आपके सिलेबस में है। तो इसके कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, मोटा मोटी, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो ये वर्नियर कैलिपर कुछ आपका इस तरीके से दिखता है। वर्नियर कैलिपर्स के पीछे जो निकली हुई डंडी आपको दिख रही है, इसे हम स्टेम फॉर मेजरिंग स्टेम कहते हैं और ये हम लोग डेप्थ यानी कि गहराई मेजर करने के लिए यूज करते हैं। आपका जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और दूसरा आपका वर्नियर स्केल होता है जो कि छोटी यूनिट्स को मापता है। और आपका मेन स्केल मानिए सेंटीमीटर स्केल के अकॉर्डिंग ही होता है और वर्नियर स्केल आपका मिलीमीटर में होता है।
यहाँ पर स्क्रू क्लैंप आपका इसको आगे पीछे मूव करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर आपका जो जॉ है इसमें आप आउटर रेडियस को मेजर करते हैं। जैसे मानिए कोई सिक्का आपका यहाँ पे रखा हुआ है और इस सिक्के की आउटर रेडियस को आप मेजर कर रहे हैं। अगर आप ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे तो ये जॉ है जो कि इनर डायमेंशन को मेजर यानी इनर रेडियस को मेजर करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कटोरा है, कटोरे के अंदर के हमको रेडियस मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कटोरे के अंदर की तरफ ये दोनों दांत को फंसा करके उसके रेडियस को मेजर कर लेते हैं। तो आई होप आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। आप अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का आपका स्क्रू गेज दिखता है। स्क्रू गेज में दो आपके स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और दूसरा सर्कुलर स्केल होता है साथियों, ठीक है। इसके बाद आपका ये लास्ट में रिजिड दिया हुआ है, इसको हम बीच वाले हिस्से को जिसको कि मूव कराते हैं घुमा करके, नट टाइप का होता है, ये थिम्बल बोलते हैं। स्लीव आपका ये हिस्सा कहलाता है आगे का। बाकी ये जो फ्रेम है ये आपका यू फ्रेम कहलाता है। इसके आगे वाले हिस्से को एनविल कहते हैं, पीछे वाले हिस्से को जो कि चूड़ी होती है जो कसती है स्पिंडल बोलते हैं हम लोग। और इस तरीके का कुछ आपका स्क्रू गेज होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं बहुत छोटी रेडियस को मेजर करने के लिए। जैसे बहुत पतली तार है तो उसके रेडियस को मेजर करना है, हम लोगों के पेन की रिफिल अगर जो है उसको मेजर करना है, तो ये मतलब छोटी से छोटी जो रेडियस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्क्रू गेज का यूज करते हैं। अब बात करते हैं साथियों यथार्थता की सीमा यानी लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी की, है ना। अगर बात करें एक्यूरेसी की तो जो यंत्र होगा यानी उपकरण होगा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो कब एक्यूरेट मेजरमेंट हमें करके देगा। तो जो भी जिसका भी अल्पतमांक क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे छोटी यूनिट जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसे ही हम लिस्ट काउंट कहते हैं। तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट ज्यादा से ज्यादा छोटा होगा, जितना न्यूनतम होगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट दे पाएगा। ये होती है एक्यूरेसी की परिभाषा, ठीक है। सार्थक अंक यानी कि अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो किसी भी माप को जितने अंकों में शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब जो भी अंक ऐसे हैं जो साफ सुथरे तौर पे गिने जा सकते हैं, शुद्ध रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। आइए सार्थक अंक निकालने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, उसे हम लोग समझ लेते हैं, ताकि हम जब सार्थक अंक निकालें, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालें तो हमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, परेशानी ना आए। देखिए साथियों, जब भी आपकी 10 की घात के गुणनफल में सार्थक अंक दिए गए हों, कोई मतलब अंक दिए गए हों और उनका आपको सार्थक अंक निकालना हो, तो ये 10 की घातें उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करती हैं। यानी जैसे 8.2 गुणे 10 पे घाते 2 है तो यहाँ 10 पे घात का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपका यहाँ पे 8.2 गुणे 10 पे घाते 4 है तो यहाँ 10 पे घात के 4 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ सार्थक अंक आपके 8, 1 और 2 हो गया, मतलब कि 1 और 2 सार्थक अंक। वैसे यहाँ पे 1 और 2 सार्थक अंक हो गए, यानी यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 2 हो गई। अगर दो अशून्य यानी नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो को छोड़ करके कोई भी नंबर है के बीच में अगर सभी शून्य अंक होंगे, मतलब जो भी शून्य अंक होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहेंगे। जैसे आपका ये नंबर दिया गया है 50.002, यहाँ पर 5 नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो है, तो इसमें सारे सार्थक अंक होंगे। 1 2 3 4 5 सार्थक अंक आपके आ जाएंगे। आगे यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है, अगर नॉन जीरो नंबर दशमलव के पहले नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पॉइंट लगी है, पॉइंट के आजू बाजू जीरो है तो इन्हें काउंट नहीं किया जाएगा, यानी 2 और 4 में 2 यहाँ पे सार्थक अंक है। यहाँ पर पॉइंट के अगल बगल जीरो है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर 4 सार्थक अंक है। तो यहाँ क्रमशः आप देख पा रहे हैं 2 और 4 सार्थक अंक दिए गए हैं। इसके बाद यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है तब दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं। जैसे 8.00240 है तो यहाँ दशमलव के तुरंत बाद जीरो है, लेकिन उसके पहले आपका एक यहाँ पे नॉन जीरो दिया गया है, इस वजह से इसमें सारे अंकों में जितने भी नंबर्स हैं सारे सार्थक अंक माने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यानी कि कुल 6 सार्थक अंक है। इसी प्रकार यहाँ पे 10 की घात का कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद
10 ब्लॉक के अगल बगल दोनों यहाँ पर नॉन जीरो नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जीरो भी सार्थक अंक में काउंट किया जाएगा, यानी 1 2 3 और 4 सार्थक अंक यहाँ पे हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका आगे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पर भिन्न मात्रक चुनने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। अगर अलग अलग यूनिट आप चुनते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है ना। जैसे कि 2346 मीटर या 2346 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सार्थक अंक जो आएंगे वो आपके सेम ही आएंगे, यानी कि 4 सार्थक अंक ही आपके निकल करके आएंगे। ठीक है, समझ में आ गए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा परिमाण की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी लगाएंगे और इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए साथियों, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो ये किसी भी परिमाण को सुगमता सुलभता से दर्शाने उद्देश्य से कार्य सहायक होता है। यदि किसी परिमाण को निम्नांकित तरीके से लिखा जाए, जैसे a गुणे 10 पे घाते b, तो यहाँ a जो होगा वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा और 10 से छोटा होगा, क्योंकि 10 के बराबर होगा तो 10 की पावर में हम सीधे लिख देंगे उसे, है ना। तथा b एक धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, तो 10 की पावर b उपरोक्त परिमाण की, यानी कि जो भी यहाँ पर वैल्यू है, ये रिजल्ट है, ये 10 की पावर में जो वैल्यू है वो उसकी कोटि यानी कि ऑर्डर हो जाएगी। b परिमाण का कोटि कहलाएगा, है ना, यानी कि जो b दिया गया है 10 की पावर में भी जो b दिया गया है वो कोटि यानी ऑर्डर कहलाएगा, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए 10 की पावर b को लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए पृथ्वी की त्रिज्या जहां पे 6400 किलोमीटर है, तो इसमें अगर हम देखें तो 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ऑर्डर यानी कि कोटि मान निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारा 10 की पावर 3 जो है, अगर हम देखें 6.4, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 3.16 से बड़ा है कि छोटा है। अगर ये 3.16 से 6.4 यानी 10 की घात के बगल में गुणा में जो भी लिखा हुआ है वो 3.16 से अगर बड़ा होगा तो 10 की पावर में 1 जुड़ जाता है और यहाँ पर 10 की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 की पावर में जो लिखा है वो कोटि मान यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पर हो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है साथियों हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑप्शन से आप देखेंगे, अगर पावर सिर्फ लिखा तो पावर लिखेंगे, 10 की पावर लिखा है तो 10 की पावर आप लिख देंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब हम लोग सीधे आ गए साथियों डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन क्या है और किसे कहते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है, भौतिक राशियों की विमाएं और विमीय सूत्र के विषय में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए साथियों, भौतिकी में जो मूल राशियां यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों यानी फिजिकल क्वांटिटी जैसे व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। इसके लिए मूल राशियों जैसे कि आपकी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको हम MLT थीटा AI और N से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें हम लोग विमीय प्रतीक यानी कि डायमेंशनल सिंबल कहते हैं। ठीक है, डायमेंशनल सिंबल कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों द्वारा व्यक्त करने के लिए उनके मूल राशियों के विमीय प्रतीकों पर समुचित पावर्स यानी घातें लगाकर उनके गुणनफल प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। यानी जो पावर्स होते हैं उन्हें हम लोग विमा यानी डायमेंशन कहते हैं। पावर्स लिखते किसमें है, हम लोग मूल मात्रकों में, है ना, मूल मात्रकों के पावर में लिखते हैं और उन्हें हम मूल मात्रकों को सिंबल्स के रूप में लिखते हैं जिन्हें हम डायमेंशनल सिंबल्स कहते हैं। ठीक है, और बड़े ब्रैकेट में हम इन्हें बंद कर देते हैं, गुणनफल के रूप में इन्हें लिखा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पे वेग बराबर विस्थापन बटा समय लिया है, यानी कि वेलोसिटी बराबर में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में आपका क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है साथियों। ठीक है, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक दूरी है, तो यहाँ पर हम मतलब लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। और टाइम क्या है, सेकंड है, तो टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में T से, है ना। 1 मिनट रुक जाना, तो मास को M से लिखते हैं ना, दोबारा सही कर देते हैं, माफ कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग लेंथ लिख रहे हैं तो L से लिखेंगे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, और टाइम को हम लोग लिखेंगे T से। ठीक है, और इसे हम लोग लिख सकते हैं LT, T को ऊपर भेज देंगे तो LT पे -1,
अगर आपने इंडिसेस सर्ट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप -1 कैसे आया, आपको दिक्कत हो रही होगी, आप उसे एक बार देख लेना, ठीक है। आप इसी फॉर्मूले को m पे पावर 0, l पे 1, t पे -1 भी लिख सकते हैं, यानी m0 l t -1 भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख के दिखाया गया आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया। अगर आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करें तो ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लंबाई भी एक प्रकार की लंबाई है और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई, यानी कि दोनों ही लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। या फिर हम इसे m0 l पे पावर 2 या t पे पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, m0 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1, इसकी कोई वैल्यू नहीं। t के पावर 0 का मतलब 1, इसका कोई वैल्यू नहीं है साथियों, ठीक है, ये बात समझिएगा। इसके बाद संवेग बराबर आपका मोमेंटम बराबर में p बराबर में आपका m इंटू वी होता है, ये आपको पता है, द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 हमने निकाला और मास क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहां से इसका फॉर्मूला संवेग का बन जाएगा, मोमेंटम का क्या, mLT पे -1, ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला साथियों, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला गया है। तो देखिए भौतिक राशि यानी कि व्युत्पन्न की बात कर रहे हैं हम कि विमाएं डायमेंशन वेघातें यानी पावर्स होती हैं, जिन्हें उस भौतिक राशि को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है। पावर जो होती है वो डायमेंशन कहलाती हैं, ठीक है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। जैसे भौतिक राशियां 2 हिस्सों से बनी है, जो कि आंकिक मान और मात्रक होते हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, पहला आपका फंडामेंटल आधारी जिसे कहते हैं, दूसरा व्युत्पन्न होता है। एंगल, प्लेन एंगल और आपका सॉलिड एंगल 2 आपकी पूरक राशियां हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा एक माध्य सौर दिवस में 86,400 सेकंड आता है। एक प्रकाश वर्ष हमने बताया था 10 पे घाते 13 किलोमीटर के बराबर होता है, या फिर 3.26 पारसेक के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष याद रखिएगा दूरी का मात्रक है, ना कि समय का मात्रक है। कई बच्चे इसको समय का मात्रक लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्नियर कैलिपर्स में आपका वास्तविक लंबाई बराबर प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि होती है, और पेंच मापी का यथार्थ माप बराबर प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि होती है। और पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर लगभग आपका है। आइए पहला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट का आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं साथियों। हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि कोटिमान निकालने के लिए बोला जा रहा है साथियों। कैसे कोटिमान निकालेंगे देखिएगा। कोटिमान निकालने के लिए हम लोग 0.00038 का कोटिमान निकालने के लिए बोला जा रहा है आपसे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखिए सबसे पहले जो दशमलव होता है वो लेफ्ट साइड से जो भी पहले नॉन जीरो यानी अशून्य अंक पढ़ते हैं उनके राइट साइड में लगाते हैं, और बाकी पावर में हम लोग 10 की पावर में बदल देते हैं पॉइंट्स को। ये चीज सबसे पहले काम हम लोग जो है साथियों करते हैं, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के बगल में करेंगे तो 1 2 3 4 पॉइंट हमें खिसकाना पड़ेगा दशमलव को। तो 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴ हम इसी वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 3.8 का कंपैरिजन करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने के लिए 3.16 से, है ना। 3.16 से देखेंगे कि 3.8 ज्यादा है कि कम है। अगर 3.8 ज्यादा है 3.16 से तो 10 की पावर में जो भी वैल्यू है उसमें हम एक जोड़ देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जो कि 10 की पावर -3 है। ये क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर -3 जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 4.12 इंटू 10⁵ का कोटिमान यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। देखिए साथियों मैंने कहा कि 4.12 इंटू 10⁵ आपका 5 लिखा है। आप सबसे पहले 4.12 को देखेंगे, नोट करेंगे और कंपेयर करेंगे क्या ये 3.16 से बड़ा है या छोटा है। देखो अगर 3.16 से छोटा या बराबर रहता तो हम पावर एज इट इज भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता देते, लेकिन अगर बड़ा है 3.16 से आपकी 10 की घात के बगल वाली वैल्यू है ना, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर में एक जोड़ देते हैं। तो एक जोड़ देंगे 10 की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो यहाँ 10 की पावर 6 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 0.00006 का कोटिमान यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको निकालना है।
आप देखो कि 6 के राइट साइड में हमें करना है पॉइंट को, कितना हमें आगे करना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा दशमलव को, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक आगे हमें खिसकाना पड़ेगा। 6.0 गुणे 10 पे घाते हम यहाँ पे माइनस का 6 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब 6 जो है वो 3.16 से बड़ी है या छोटी है, तो आप कहोगे कि सर बड़ी है, तो हम क्या करेंगे 10 पे पावर माइनस के 6 में एक जोड़ देंगे जो कि 10 की पावर माइनस का 5 देगा, जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सार्थक अंक का आ गया, यानी सिग्निफिकेंट फिगर का आ गया। सिग्निफिकेंट फिगर में हमने आपको बताया अभी अभी जस्ट हमने इसके कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ कानून बताए थे, उन्हीं कानून के बदौलत हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो कानून क्या कहती हैं सिग्निफिकेंट फिगर में कि 10 की पावर का कोई मतलब, कोई मूल, कोई महत्व नहीं है, इसको काट के हटा दो, बाकी वैल्यू अगर उसमें क्या है नॉन जीरो सारी वैल्यूज हैं तो गिन लो, 1 2 3 संख्याएं, 3 अंक दिए गए हैं, संख्याएं नहीं है 3 अंक है, 1 2 3, तो यही आपके सार्थक अंक हो जाएंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर दशमलव के बगल में यानी लेफ्ट साइड में कोई जीरो है और राइट साइड में कोई नॉन जीरो नंबर है, तो जीरो हट दीजिएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, राइट साइड के जीरो को काउंट किया जाएगा। 1 2 3 यानी कि यहाँ पे 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.0053 इंटू 10 पावर माइनस का 8 में सार्थक अंक कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के आजू बाजू जो भी आपके पॉइंट हैं वो काट के हटा दीजिए, उन्हें नहीं काउंट किया जाएगा, 10 की पावर को नहीं लिया जाता है, और यहाँ पर बाकी नॉन जीरो नंबर को काउंट कर लीजिए जो कि 1 और 2 है, तो यहाँ पे सार्थक अंक 2 हो जाएंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका प्रतिशत त्रुटि यानी यहाँ पर आपका परसेंटेज एरर का क्वेश्चन आ गया। आइए फटाफट से ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि सोनू सर के ट्रिक के माध्यम से ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं साथियों। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सवाल पहले पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 2% की त्रुटि हुई तो इसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी। परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में परसेंटेज कितना होगा अगर रेडियस में परसेंटेज एरर जो है वो 2% का है ना। तो किसी भी आप स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, हम लोग इसे लिख लेंगे। अब देखिए साथियों, जिस भी फॉर्मूले में आपको क्या निकालना होता है, परसेंटेज एरर निकालना होता है, उसमें जो भी नियतांक यानी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो बदल नहीं सकती हैं उनको काट के हटा देते हैं, जैसे 4/3 पाई, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसके बाद जो भी आपकी वेरिएबल्स होते हैं यानी कि जो भी आपके बदलने वाली वैल्यूज होती हैं, जैसे रेडियस है, इसमें जो भी अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे बदलते जाएगा इसका मान। तो क्या है आपका कि इस वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर है उनके गुणे में आ जाती है, यानी कि v बराबर में 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा r हो जाएगा। और रेडियस में आपका फिर कितना एरर है 2% का एरर है, तो हम यहाँ पर 2% रख देंगे, हम यहाँ पे बड़ा वाला r लिख ले रहे हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ 2% का एरर हमने लिख लिया, तो यहाँ 3 इंटू 2% यानी कि 6% का एरर आ जाएगा। आपको दूसरा कोई कन्वेंशनल मेथड पता होगा तो उससे प्रैक्टिस करके चेक कर लेना, सेम ही आंसर आएगा, आंसर कभी नहीं बदलेगा इसका। अगला सवाल, एक बक्से की लंबाई में 5%, चौड़ाई में 2% की त्रुटि हुई है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि होगी। परसेंटेज एरर इन लेंथ इज 5% एंड ब्रेथ इज 2% ऑफ अ बॉक्स, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया। तो इसके एरिया में परसेंटेज एरर कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। देखिए अगर आपका कोई भी बक्सा है उसकी लंबाई में 5% की त्रुटि है, उसकी चौड़ाई में 2% की त्रुटि है, और उसका जो एरिया होगा किसी भी बक्से का वो क्या होगा, तो बक्सा नहीं है एक्चुअली ये आयत है। एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हमने कहा कि अगर कांस्टेंट वैल्यू इसको काट के हटा दो, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, जो भी वेरिएबल्स हैं अगर उनके पावर्स हैं तो उनके साथ गुणे में आ जाएंगे, और उसके बाद उन सब के बीच में चाहे गुणा हो चाहे भाग हो सभी के बीच में प्लस आ जाता है, यानी कि यहाँ लेंथ प्लस हम क्या लिख लेंगे ब्रेथ लिख लेंगे, है ना। तो लेंथ में एरर कितना है 5% का, और ब्रेथ यानी चौड़ाई में एरर कितना है 2% का, तो कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर एरर हो जाएगा 7% का, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7% का एरर यहाँ पर इस जो है एरिया में होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भौतिक राशि को जो कि y बराबर 2π/3 a² b³ से प्रदर्शित किया गया है, तो y के मान में प्रतिशत त्रुटि होगी यदि a b c की प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2%, 3% है,
तो यहाँ पर बताइए कि y में परसेंटेज एरर कितना होगा। देखिए साथियों, y बराबर में 2π/3 a स्क्वायर बी क्यूब बटा सी स्क्वायर है। ठीक है, समझिएगा बात को। हमने बोला कि जितने कांस्टेंट टर्म होते हैं वो काट के हटा दिए जाते हैं, उनको हम लोग परसेंटेज एरर में नहीं लेते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमने बताया कि जो भी पावर्स हैं उनके साथ गुणे में आ जाएंगे, उनके साथ गुणे में आ जाएंगे। जैसे a का स्क्वायर लिखा है तो 2 इंटू ए लिखेंगे, b का क्यूब लिखा है तो 3 इंटू बी लिखेंगे, और c का स्क्वायर लिखा है तो 2 इंटू सी लिखेंगे। फिर हमने कहा कि चाहे सभी वेरिएबल्स के बीच में गुणा हो चाहे भाग हो, आपको सबके बीच में प्लस लगाना है। सबके बीच में क्या लगाना है? प्लस लगाना है। अब हमें क्या करना है कि जो भी वेरिएबल में एरर दिया गया है वो लिख लेंगे। यहाँ पर एरर a में 1% का, b में 2% का और c में 3% का एरर साथियों दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, a में 1% का एरर और b में 2% का एरर और c में 3% का एरर जो है यहाँ पे रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 2 गुणे 1% मतलब 2%, 3 गुणे 2% मतलब 6%, 2 गुणे 3% मतलब 6%, 6 6 12 तो 14% का एरर यहाँ पर इस y जो आपकी भौतिक राशि है उसमें देखने को मिल रहा है। जो कुल एरर है वो 14% का एरर यहाँ पे है। ठीक है साथियों, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की त्रुटि है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो उसके क्षेत्रफल यानी एरिया में क्या परसेंटेज एरर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो साथियों, कोई आपका सर्कल है जिसका आर रेडियस है, उसमें 5% का एरर है, उसका जो एरिया होता है किसी भी सर्कल का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैंने कहा कि परसेंटेज एरर आपको निकालना है अगर इसके एरिया में, तो यहाँ पर इसके पाई का यानी कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहता है। a बराबर में हमारा जो भी वेरिएबल है उसके घात में जो भी होता है उसके साथ गुणा में आ जाता है, और एक से अधिक वेरिएबल्स हैं तो सारे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ a बराबर में 2 इंटू आपका r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू 5% है तो यहाँ 5% कर देंगे और 5 दूनी यहाँ पे 10% आ जाएगा। a बराबर में आपका यहाँ पे 10% का एरर देखने के लिए मिल रहा है। नहीं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 10% जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, 10% इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। ये बड़ा ही जबरदस्त था, थोड़ा सा जो पिछले टाइप का क्वेश्चन था ना परसेंटेज एरर का, उससे थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बारी आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो सारे बच्चे जो है धाराशाही मतलब धड़ल्ले से गिर गए थे, यहाँ पे इसका आंसर जो है नहीं दे पाए थे। ठीक है, लेकिन आप सभी दे पाओगे। कैसे? क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे करना है ये क्वेश्चन। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली आपको जी का आपको देखना है कि क्या वैल्यू बच्चे ने निकाला और क्या वैल्यू प्रमाणिक है, क्या सही वैल्यू है। फिर उसमें जो भी डिफरेंस आएगा वो गलती होगी और जो सही वैल्यू होगी उससे आप उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, वो परसेंटेज एरर हो जाएगा। हमारी बात ना समझ में आई हो तो आइए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एक छात्र है जिसने सरल लोलक का प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया, जिसमें स्मॉल जी का मान 9.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला। लेकिन जो प्रमाणिक यानी कि सही मान है स्मॉल जी की वो 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जी के आकलन में कितना प्रतिशत का उसने गलती कर दिया ये आपको निकालना है। देखिए उसने जो वैल्यू निकाली वो 9.92 निकाली, जो सही वैल्यू थी वो 9.80 थी। अगर आप निकालोगे इन दोनों का डिफरेंस तो आपको मिलेगा कि 0.12 का उसने डिफरेंस ला दिया। अब 0.12 का डिफरेंस लाया, सही वैल्यू कितनी थी 9.80, तो इसका अगर हम परसेंटेज निकाल दें तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 1200 पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद या फिर इस 100 का 12 में 0.12 में गुणा करेंगे तो ऊपर 12 हो जाएगा और नीचे आपका 9.8 आ जाएगा। 9.8 से अगर 12 को भाग करेंगे तो हमें यहाँ पे 1.22% का एरर देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यहाँ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1.22% का एरर यहाँ देखने मिलेगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो क्लास है वो आपको काफी अच्छा लगा होगा। आपने फिजिक्स बहुत अच्छे से समझा होगा, जाना होगा और उसे बहुत अच्छे से फील किया होगा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट्स यहाँ पे क्लियरली आपको समझाई हैं, बताई हैं, एक्सप्लेन किया है उसे, है ना। सिर्फ यहाँ पर कोटा नहीं पूरा किया गया है, एक एक पॉइंट को आपको क्लियर किया गया है।
अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हो गया है, इसके और भी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। बस आप लोग रेगुलरली हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहिए। फॉलो करने के साथ साथ एक काम और कर दिया करिए साथियों, ये वीडियोस अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप या फिर आपका कोई ग्रुप वगैरह हो तो उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी पॉलिटेक्निक या आईआरटी की तैयारी करने वाला बच्चा है वो हमारे साथ जुड़ करके जबरदस्त तैयारी कर सके साथियों। और आपको पता है कि जेन्युइनली हम कितना मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, आपके लिए कितना बढ़िया शानदार कंटेंट ला रहे हैं, कितने शानदार तरीके से उसे डिलीवर किया जा रहा है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो चार चांद लग जाएगी, है ना। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास अपडेट आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।